फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वीडियो सीरीज़ में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें कि हमने कंपनी रूल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें 2 वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। अब क्राउन रूल पर वीडियो हम बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो क्राउन रूल में कई सारे वीडियोस, 2-3 वीडियो आएंगे। तो एक वीडियो या 2 वीडियो तो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया था वो क्या था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद आया था। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का वो रिजल्ट था। तो इसी तरह से ये जो था, ये एक्ट वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद आया था। ठीक है, मॉन्टेगू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। इन दोनों के रिफॉर्म्स के बाद ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके फीचर्स देखते हैं, इसमें क्या क्या था। इसमें मेन फीचर्स था कि सब्जेक्ट्स का सेपरेशन हुआ। सब्जेक्ट्स कहने का मतलब क्या, लॉ मेकिंग का जो सब्जेक्ट था, कौन लेजिस्लेटिव कौन सा लॉ बना सकता है, कौन प्रोविंशियल और सेंट्रल कौन कौन लॉ बना सकते हैं, उनके सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया गया। रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, सेंट्रल का कंट्रोल जो प्रोविंसेस पे पहले बहुत ज़्यादा था, सारे लॉ सेंट्रल बनाता था। लेकिन अब क्या किया गया कि सेंट्रल का कंट्रोल को रिलैक्स किया गया। रिलैक्स करने का मतलब कि प्रोविंसेस को अलग सब्जेक्ट्स दिए गए, जिसपे प्रोविंसेस ही कानून बना सकते थे, सेंट्रल नहीं बनाता था। ठीक है, और अपने लॉ बना सकते थे, सब्जेक्ट जो उनको दिया गया था। बट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रिमेंड सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। सब्जेक्ट्स तो बांट दिए गए, लेकिन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो था वो सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही था। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव का पावर प्रोविंसेस पे अभी भी ज़्यादा था। डायरची सिस्टम क्या था, डायरची सिस्टम अभी भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में रखा गया था, रिमेन था। ठीक है, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो था वो 2 पार्ट्स में बांटा गया, उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया। जैसे सब्जेक्ट मान लो इस सब्जेक्ट पे हम बना सकते हैं कानून, तो उनको 2 पार्ट में बांटा गया। 2 पार्ट कहने का मतलब एक जो था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था और एक रिजर्व सब्जेक्ट था। अभी दोनों का मतलब समझते हैं क्या है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ये था कि एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विथ द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस पे जो कानून बनते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे, वो गवर्नर बनाता था। मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति, उनसे सलाह लेके, उनसे सहयोग लेके। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट था, उस पे भी गवर्नर कानून बनाता था, लेकिन उसके जो एग्जीक्यूटिव थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह नहीं थे। मतलब साफ समझ में आ गया, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल नहीं था। प्रोविंस तो बना सकता था कानून, प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल इसमें नहीं था, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बाइकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन इसमें हुआ। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है। आज हमारे देश में आप पार्लियामेंट सुनते हो तो पार्लियामेंट से क्या दिमाग में आता है, लोकसभा, राज्यसभा, 2 है। वैसे प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो बाइकैमरलिज्म का स्टार्टिंग यही 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ था। इंडिया में 2 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 पार्ट बनाए गए, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और एक लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। आज ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 79 में ये
आज आप कॉन्स्टिट्यूशन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आज कितने हैं, 79 आर्टिकल में है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वेर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते थे। और इलेक्शन का मतलब आज की तरह नहीं होता था, सबको वोटिंग राइट्स भी नहीं था, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। वो धीरे धीरे आगे हम लोग देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। ये तो हम लोग देख चाहिए। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट ये हो गया। 3 out of 6 मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ वेयर टू बी इंडियन। अब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे। इसी एक्ट से कहा गया कि उसमें से 3 जो होंगे वो इंडियन होंगे, लेकिन उसमें भी एक शर्त होगा, कमांडर इन चीफ जो होगा वो इंडियन नहीं होगा। धीरे 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 बढ़ रहा है अपने उसकी तरफ। नेक्स्ट में आते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पढ़ा था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पार्लियामेंटो रिफॉर्म से शुरू हुआ था। तो वो हिंदू और मुस्लिम के लिए था, लेकिन इसमें एक्सटेंड करके इसको सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। किसके लिए? सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियन के लिए। सबके लिए अलग अलग इलेक्टोरेट होगा, सबके प्रतिनिधि अलग अलग चुन के आएंगे। अब देखो, ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइजी टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। हमने पीछे क्या पढ़ा? इलेक्शन पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब फ्रेंचाइजी, उस समय इलेक्शन का काफ़ी कम लोगों को वोटिंग राइट्स था। इसमें भी कुछ वोटिंग राइट बढ़ाया गया कुछ पर्सन को, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे। कितना टैक्स पे करते हैं, कितना प्रॉपर्टी है, कितने एजुकेशन है उनके पास, इसके बेसिस पे कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया। अब देखो, हाई कमिश्नर का ऑफिस, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस लंदन में बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था, उसके कुछ फंक्शंस को हाई कमिश्नर फॉर इंडिया जो लंदन में ऑफिस बनाया गया उसको दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। इसी में सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट का सेपरेशन हुआ, अलग अलग हो गया। सेंट्रल बजट अलग होगा, प्रोविंशियल बजट अलग हो गया। अब इसमें क्या हुआ, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई, मतलब बात की कि बनाया जाएगा एक स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब कानूनी कमीशन बनाया जाएगा, जो कि 10 साल के बाद बनाया जाएगा। जो कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसका जो रिपोर्ट, उसका जो अपना मतलब नफ़ा नुकसान जो भी है वो रिपोर्ट बना के वो गवर्नमेंट को सौंपेगी। इसी पे साइमन कमीशन आगे बना है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या बना है। अब देखो, साइमन कमीशन आ ही गया। नवंबर 1927, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1929 में उसको होना चाहिए था, ये 10 साल के बाद गठन होना था तो, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हो गया। अब 2 साल पहले जब साइमन कमीशन का गठन हो गया तो उस साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन उसके सर जॉन साइमन थे। उसका काम क्या था? उसका काम था रिपोर्ट सबमिट करना, कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसने रिपोर्ट सबमिट किया 1930 में। सारी पार्टियों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? रीजन ये था कि जो 7 मेंबर हैं ये, इस सातों के सातों नॉन इंडियन थे। सातों के सातों क्या थे? नॉन इंडियन। तो इंडिया में क्या कंडीशन है, इंडियन लोगों की क्या कंडीशन है इस कानून से, ये जानने के लिए नॉन इंडियन सातों के साथ होंगे तो कैसे जानेंगे? कुछ इंडियंस को भी इसमें शामिल करना चाहिए था,
लेकिन चूंकि साइमन कमीशन में कोई इंडिया नहीं था, तो इसलिए इंडिया की सारी पार्टियों ने इसको बॉयकॉट किया। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे गो बैक साइमन, जिसमें कि लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में सबमिट कर दिया। अब रिपोर्ट में क्या क्या था? रिपोर्ट में सबसे पहला चीज़ था डायरची को एबोलिश किया, डायरची को ख़त्म किया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को के एक्सटेंशन को प्रोविंसेस में भी लगाना चाहा, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। एक फेडरेशन बनाना चाहा ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को लेके। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे एक बार मैं बता दूं। जैसे इंडिया में प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया था, ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया प्रोविंसेस थे, और सेंट्रल एरिया जो था मतलब पूरा का पूरा जो भी एरिया था ब्रिटिश कंट्रोल में, उसमें प्रोविंसेस को बांटा गया था। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि थे तो ब्रिटिश कंट्रोल में ही, लेकिन वो किसी न किसी राजा के अधीन थे, तो उनको अलग रखा गया था, प्रिंसली स्टेट्स बनाया गया था। ठीक है, तो एक फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट के बीच में, लेकिन ये बना नहीं, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट का कंटिन्यूएशन मतलब आगे बढ़ाया गया, जारी रखा गया। तो साइमन कमीशन का जो हम देखते हैं कि फेडरेशन बनाया गया था, तो फेडरेशन के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। किसके किसके बीच? ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, सबके बीच एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बेसिस पे वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को एक डिस्कशन को प्रिपेयर किया गया, और जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको सौंपा गया। अब हिस्ट्री की तरह आप इसको देखते चलना, क्योंकि हिस्ट्री ही है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी ये हिस्ट्री चल रहा है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो स्टार्टिंग था, कंसीडर द प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में। ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, ब्रिटिश जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया गया, और इसमें जो जो बातें निकल के आई, तो ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक 1935 में आएगा, जिसमें जो जो बातें इसमें निकल के आई, उन बातों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रखा गया। अब देखो, जैसे साइमन कमीशन का हमने बताया कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल अवार्ड, तो सिर्फ कंटिन्यूएशन ही नहीं हुआ, बहुत आगे इसको बढ़ाया गया। आप देखते हैं क्या होता है। अगस्त 1932 में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उसने एक स्कीम लाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में ही स्टार्ट हो गया था ये। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं? कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट तो पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें क्या किया कि ये डिप्रेस्ड क्लास मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी अलग से इलेक्टोरेट, ये कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में लाना चाहा। अब इसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में फास्ट पे बैठे, भूख हड़ताल पे, कि इस अवार्ड को मॉडिफाई किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट को वो हिंदू से अलग नहीं करना चाहते थे। तो इसमें एक पूना पैक्ट सामने आया, फोर्स में आया, पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में। तो अब क्या हुआ कि हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही रहा,
से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका इलेक्टोरेट अलग अलग रहा। उसी हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड सीट रख दिया गया। अब ये हो गया, ये 1919 का था। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के दिशा में दूसरा कदम था। पहला कदम कौन था? पहला कदम पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ये दूसरा कदम था। ये बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। 321 सेक्शंस थे इसमें और 10 शेड्यूल्स थे। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा इसी का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा है। अभी इसमें हुआ क्या, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, ठीक है। 1935 से ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, जिसमें क्या था, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनिट बनाया जाएगा, इसमें प्रस्ताव रखा गया। लेकिन चूंकि हमने बताया था कि ये कभी फोर्स में नहीं आया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इसको ज्वाइन नहीं किए। आगे इसमें क्या हुआ, असली डिवीजन ऑफ पावर इसमें हुआ। जैसे हमने सब्जेक्ट बांटा था पहले, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर असली किस में हुआ, इसमें हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें 3 लिस्ट बनाए गए, समझ आए, 3 लिस्ट बनाए गए। फेडरल लिस्ट, जो कि आज भी ये 3 लिस्ट हैं। फेडरल लिस्ट जिसमें 59 आइटम्स, इसमें 59 आइटम्स जो थे उसमें कानून बनाने का पावर जो था वो दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। वायसराय कानून बनाता था। आज इसको क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, मतलब सेंट्रल पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने का। आज इसमें 100 आइटम्स हैं लिस्ट में, ठीक है। सेकंड लिस्ट बनाया गया प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें 54 आइटम्स थे। आज इसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिसमें आज 61 आइटम्स हैं। एक कॉन्करेंट लिस्ट बना, जिसमें कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों ही अपने अपने सुविधा अनुसार कानून बना सकते थे। उसमें 36 आइटम्स थे। आज भी इसको कॉन्करेंट लिस्ट ही बोलते हैं, और उसमें 52 आइटम्स है आज। और जो बाकी रेसिडुअरी पावर था, मतलब कि फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम नहीं था, उसमें कानून बनाने का पावर किसको दिया गया, वायसराय को।